हेलो बच्चों, वेलकम टू जेई पेजीत सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये काफ़ी छोटा सा चैप्टर है बट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे भी। तो आज ही हम सारे के सारे कंसेप्ट भी सीख लेंगे और फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। तो लास्ट तक आपको बने रहना है और सभी कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं उनको नोट डाउन करते जाना है। आर यू रेडी विद योर पेन एंड पेपर? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि स्टेटमेंट होता क्या है। तो स्टेटमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन है, अ सेंटेंस और डिस्क्रिप्शन विच इज आइदर डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अगर हम बोले दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, तो सभी को पता है ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो डेफिनेटली ट्रू है ना। तो इसीलिए इसको बोलेंगे हम ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट तो है ही, लेकिन कैसी है? ट्रू स्टेटमेंट। अगर हम और एग्जांपल कंसिडर करें तो क्या होगा? देयर आर 300 डेज इन अ ईयर। तो आपको तो पता ही है कि ईयर में 365 होते हैं और लीप ईयर की अगर बात करें तो 366 होते हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये सेंटेंस जो है वो एक स्टेटमेंट बोला जा सकता है क्योंकि ये डेफिनेटली फॉल्स है। ठीक है, और किस तरह का स्टेटमेंट है? लिख सकते हैं हम फॉल्स स्टेटमेंट। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें बोला गया है राहुल इज अ गुड बॉय। तो यहां पर जो राहुल है वो तो हमें पता है कि बहुत सारे राहुल हो सकते हैं दुनिया में। ठीक है, अब हम किस राहुल की बात कर रहे हैं तो ये हमारा डेफिनेट नहीं है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली ट्रू है ये भी नहीं बोल सकते। मान लो एक रूम में 5 है ना राहुल हैं, तो वहां पर और गुड का जो वैल्यू है, गुड को हम डिफाइन नहीं कर सकते। किसी के रेस्पेक्ट में कोई गुड होगा तो कोई बैड होगा। ठीक है, तो ये वाला एक ऐसा सिनेरियो है जिसको हम नहीं बोल सकते कि डेफिनेटली ट्रू है या डेफिनेटली फॉल्स है। तो इसको बोलेंगे हम कि ये जो सेंटेंस है ये स्टेटमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे नॉट अ स्टेटमेंट। तो हमें यहाँ पर क्या पता चला कि जो स्टेटमेंट है वो होती है या तो वो डेफिनेटली ट्रू हो ऑलवेज या फिर डेफिनेटली फॉल्स हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट की, क्योंकि हमें पता है कि हम तो मैथ्स पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ना है। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है उसको देख लेते हैं। एनी स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग मैथमेटिकल रिलेशन इज कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, तो कोई भी वहां पर मैथमेटिकल रिलेशन यूज हो रहा हो तो उसी को हम क्या बोल देंगे? मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जैसे यहां पर बोला गया है स्टेटमेंट रिलेटेड टू नेचुरल नंबर्स एन इज जनरली डिनोटेड बाय पी एन। ठीक है, तो जैसे कुछ भी स्टेटमेंट आपने कहीं पर भी पढ़ी हो, जैसे एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है, तो उसको हम डिनोट कर सकते हैं पी एन से। और जो यहाँ पर एन है वो क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 अप टू, है ना, जो भी नेचुरल नंबर जिनको हम जनरली काउंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। पी एन डेनोट्स द स्टेटमेंट। किस स्टेटमेंट को डिनोट कर रहे हैं? n+1 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो यहां पर एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे दी है कि ये n+1 इज डिविजिबल बाय 2। तो ये बताना है कि ये हमेशा ट्रू है या हमेशा फॉल्स है या क्या है। ठीक है, तो इनफैक्ट ये एग्जाम्पल ही है, चलिए इसको कंसिडर करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम? पी एन, ठीक है, सच दैट n+1 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, और अगर हम देखें कि जो P3 है, ठीक है, जनरली हम रैंडमली चेक कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जो n है, n क्या है? नेचुरल नंबर, उसी के लिए हम लिखते हैं ये Pn। तो 3 पे अगर हम देखें तो ये कितना बनेगा? 3 + 1, तो ये आ गया आपका 3 × 4 मीन्स 12। और इसको हम लिख सकते हैं कि ये डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, हमें पता ही है कि 12 तो डिविजिबल बाय 2 होता है। ठीक है, अगर हम बात करें P5 की तो क्या लिखेंगे? 5 × 5 + 1,
तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 6 दैट मीन्स 30, और हमें पता है 30 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दैट P3 एंड P5 आर 2। इनफैक्ट इसी तरह का क्वेश्चन एक जे मेंस में भी पूछा गया है, हम डिस्कस करेंगे उसको अच्छे से। तो यहाँ पर आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा कि जो स्टेटमेंट है उसको हमने चेक कर लिया कि वो P3 और P5 के लिए ट्रू है, ठीक है। अब सभी के लिए ट्रू है या नहीं है ये भी हमें चेक करना होता है, और वो चेक करते हैं हम यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो हर एक n के लिए ट्रू होगा या नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे तो हमने सिर्फ 3 और 5 के लिए ही चेक किया है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं जिसमें हम सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आखिर करते क्या है और कैसे करते हैं, ठीक है। Principle of mathematical induction is a mathematical process which is used to establish the validity of general result involving natural numbers। तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स जो नेचुरल नंबर्स को इन्वॉल्व करके बने हुए हैं, ठीक है, तो उनको वैलिडेट करने के लिए या वैलिडिटी इस्टेब्लिश करने के लिए हम मैथमेटिकल प्रोसेस यूज करते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम यूज करते हैं। तो बोला जाता है कि टू प्रूफ करो Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n ग्रेटर देन और इक्वल टू i। तो जैसे हमने यहाँ पर बताया था आपको कि Pn डेनोट्स द स्टेटमेंट n+1 इज डिविजिबल बाय 2। तो मैंने बोला था कि हमने सिर्फ 3 और 5 पे चेक किया है, हमने अभी तक ये नहीं बताया है कि ये हमेशा ट्रू होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ट्रू बताने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वही है कि Pn इज ट्रू ये बताना है फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू i। ये क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। अगर नहीं गिवन होता है तो हम लॉजिकली देखते हैं कि n की कौन सी फर्स्ट वैल्यू के लिए वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से आगे बढ़ते हैं स्टेप्स की तरफ। तो स्टेप्स होता है फर्स्ट वेरिफिकेशन स्टेप, जहाँ पर हम उसको वेरीफाई करते हैं कि वो फर्स्ट वाले स्टेप के लिए मीन्स n=i के लिए वो सही है या नहीं है, ठीक है। इसको हम देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो वेरीफाई करना है Pn को फॉर n=i। तो यहाँ पे i 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना, जो भी मिनिमम दिया हुआ हो। n ग्रेटर देन और इक्वल टू i दिया हुआ है ना, तो उसका मिनिमम वैल्यू n=i वाला लेना है। अब यहाँ पर जो n है वो नेचुरल नंबर्स में ही होगा, ठीक है, वही हमने पहले बताया इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर्स। सेकेंड स्टेप होता है एजम्पशन स्टेप। तो हम कोई भी जो k है ना बिटवीन i एंड n, तो जो n है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू i है। सपोज n हो गया 1 और i हो गया 1 और n हो गया सपोज 10, ठीक है। तो जो k है वो 1 से 10 के बीच में कहीं ना कहीं कुछ होगा। तो उस k के लिए एक जनरल टर्म के लिए हम चेक करते हैं कि वो Pn है जो ट्रू है, ठीक है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। और फिर इस Pn इक्वल्स टू है ना n=k के लिए जो Pk हमारा निकलता है उसको हम वेरीफाई करते हैं इंडक्शन स्टेप में, ठीक है। इनफैक्ट प्रूफ करते हैं, प्रूफ Pn फॉर n=k+1। तो n=k के लिए हमने किसी जनरल टर्म के लिए अब है ना चेक किया और k+1 के लिए उसको वेरीफाई किया नेक्स्ट टर्म के लिए। तो चलिए देखते हैं इस प्रोसेस को हम कैसे क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास एक एग्जांपल है, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब इक्वल्स टू n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने शायद याद भी किया हुआ होगा, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज में ये बहुत यूज होता है जब वहाँ पर हम सिग्मा से रिलेटेड कुछ है ना जनरल टर्म को सोल्व कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं। तो इसको हम चेक करेंगे यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला स्टेप क्या था हमारा, वेरिफिकेशन स्टेप, वेरीफाई Pn फॉर n=i। और i क्या है, जो मिनिमम n की वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर बोला गया है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, मीन्स कैपिटल n मीन्स नेचुरल नंबर्स। तो वहाँ पर n 1 2 3 ये सब हो सकता है। तो यहाँ पर हम n=1 यूज कर लेंगे। तो स्टेप 1 कैसे लिखेंगे, वो हो जाएगा हमारा n=1 के लिए, ठीक है। तो n=1 के लिए LHS क्या होगी ये ध्यान से देखो।
तो जो n इक्वल्स टू 1 है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट कर रहा है, तो n इक्वल्स टू 1 लिया, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो 1 क्यूब, ठीक है, और 1 क्यूब मीन्स 1। और RHS क्या होगा? RHS होगा कि जो भी हमारा ये सम करके आया है उसके अंदर n की जगह 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका n प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 1 बाई 2 की होल पावर 2, ठीक है, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स 2, तो 1 इंटू 2 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि n इक्वल्स टू i के लिए तो ये वेरीफाई हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं एजम्पशन स्टेप पे कि हम कोई भी k के लिए इसको ट्रू मान लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर प्रूफ करेंगे n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। तो ये कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। स्टेप 2 हमारा हो जाएगा, ठीक है, फॉर n इक्वल्स टू k, ठीक है, pk इज ट्रू। तो pk होगा क्या एक्चुअली, दोनों साइड सिर्फ k तक हमें लिखना है, ठीक है, तो ये हमें पता है n क्यूब तक जा रहा है मीन्स n टर्म तक जा रहा है, तो k कहीं बीच में ही होगा, तो हम क्या लिखेंगे, k तक लिखेंगे, सारे के सारे टर्म्स है ना, k टर्म तक हम जाएंगे यही सेम लिखते हुए। और राइट हैंड साइड में भी हमें पता है कि n टर्म्स तक ये आएगा ये वाला वैल्यू, तो k तक कितना आ जाएगा, k प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 2, ठीक है, और इसको हम ट्रू मान रहे हैं किसी भी k के लिए, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 3 लगाएंगे, इसी को बोलते हैं इंडक्शन स्टेप, ठीक है, ये है एजम्पशन स्टेप। तो फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, तो इसको क्या करना है, प्रूफ करना है इस वाले स्टेप को, ठीक है, यूजिंग स्टेप 1 एंड 2। तो यहाँ पर आ जाएगा कि k प्लस 1 कितना होगा, यहाँ पर अभी हमने k तक लिए थे तो k प्लस 1 टर्म्स तक लेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस अप टू k क्यूब तो रहेगा ही, और उसके भी नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, k प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा k प्लस 1, और n की जगह अंदर रखेंगे k प्लस 1 और है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका k प्लस 2 बाई 2 और इसकी होल पावर 2, है ना, ये हमें अब प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने का सिंपल सा तरीका है, LHS को RHS के इक्वल दिखा दो, ठीक है। अब हमें पता है कि जो यहाँ तक का है 1 क्यूब से लेकर k क्यूब तक, ये तो हमने वैल्यू एज्यूम किया था कि ये ट्रू है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो LHS हमारी क्या हो जाएगी, जिसको हमें प्रूफ करना है, ये हो जाएगी k प्लस 1 बाई 2 की पावर 2 प्लस k प्लस 1 की पावर 3, ठीक है। तो ये वाला टर्म हमने यहाँ पर लिख लिया और यहाँ तक का समेशन हमें पता ही था जिसको हमने ट्रू मान लिया था। तो इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम RHS ले आते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रूफ वाला स्टेप है इसको भी हम दिखा पाए, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर k प्लस 1 की पावर 2 है और यहाँ पर k प्लस 1 की पावर 3 है, बाकी टर्म्स भी है लेकिन हम k प्लस 1 की पावर 2 तो बाहर ले ही सकते हैं। उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, तो k प्लस 1 की पावर 2 फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म में से कॉमन ले लेंगे, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, ये तो बाहर, अब k स्क्वायर बाई 4 बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आएगा k प्लस 1, ठीक है, पावर 1 अंदर बचेगी, ओके। तो यहाँ पर आप इसको अगर सोल्व करें, स्पेस थोड़ा सा कम है, तो k प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर आप 4 LCM ले सकते हो इजीली, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं, नीचे आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा k स्क्वायर, और अगर इसको हम एक साथ मान लें तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगी k प्लस 1 में, तो ये आ जाएगा आपका 4k प्लस 4, ठीक है। तो 4 दोनों के नीचे लिख सकते हैं k प्लस 1। अब ये देखो ये अंदर क्या लिखा हुआ है, ये k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 क्या लिखा हुआ है, k प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं k प्लस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर में अभी नहीं लिख रहा हूँ, और नीचे भी क्या है 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर,
ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर लिखना है, इसका भी स्क्वायर लिखना है और 4 का भी, है ना, 2 का स्क्वायर लिखना है 4। तो इसीलिए मैं बाहर टोटल पे सभी पे, क्योंकि तीनों पे स्क्वायर है तो यही लगा देते हैं, ठीक है। तो ये LHS सोल्व करके आया और यही हमारा क्या है, RHS भी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो हमें प्रूफ करना था स्टेप, तो इसको हम लिख देंगे, यही है हमारा RHS, ठीक है। तो इतना ही करना होता है प्रूफ करने के लिए यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। 3 स्टेप है सिंपल से। n इक्वल्स टू 1 के लिए देखो, और अगर दिया हुआ है कि n ग्रेटर देन 1 है या 2 है ना, तो 2 से ग्रेटर है तो n इक्वल्स टू 2 के लिए देखेंगे और भी क्वेश्चंस इस पे सोल्व करेंगे ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाए। फिर हम सेकेंड स्टेप में एक जो स्टेटमेंट है उसको एज्यूम कर लेते हैं k के लिए ट्रू है, ठीक है, और फिर उसको n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करते हैं, ठीक है। और स्टेप 2 में जो जनरेट हुआ है रिजल्ट उसको यूज करके यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके LHS इक्वल्स टू RHS दिखा देते हैं। चलिए फिर और एग्जांपल्स देखते हैं। इस चैप्टर से काफ़ी रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट जो भी पूछे जाते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। जैसे कि 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कंसीडर द स्टेटमेंट Pn सच दैट n स्क्वायर माइनस n प्लस 41 इज प्राइम। तो ये हमारा स्टेटमेंट है जिसमें जो Pn है n स्क्वायर माइनस n प्लस 41 ये बोला गया है कि प्राइम है, ठीक है। ये दिया हुआ है, कंसिडर करना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ट्रू होगा। तो आप देख सकते हो ऑप्शंस में P5, P3, P3, P5, P3, P5, P3, P5 इनके बारे में ही पूछा गया है। तो हम इस Pn में सिर्फ P3 और P5 ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हमारा काम बन जाएगा। तो Pn है हमारा n स्क्वायर माइनस n प्लस 41। तो n की जगह अगर 3 पुट करेंगे तो P3 आ जाएगा हमारा। तो 3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करो n की जगह, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 41, ठीक है। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 3 प्लस 41। तो 9 माइनस 3 कितना, 6, और 41 प्लस 6 हो जाएगा 47, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं P5 के बारे में भी। तो P5 हो जाएगा 5 स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 5 प्लस 41, ठीक है। तो 25 माइनस 5 20 और प्लस 41, तो यह आ जाएगा आपका 61। अब बोला गया था जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से देखो कि जो Pn है वो प्राइम है, ठीक है। तो P3 और P5 के लिए पूछा गया है क्या ये फॉल्स है, ट्रू है, वो सब, ठीक है। तो अगर हम P3 को देखें, P3 आया हमारा 47, क्या ये प्राइम है, यस, 47 तो एक प्राइम नंबर है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। और जो P5 है वो क्या आया है, 61 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये भी इसीलिए हो जाएगा एक ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो P3 है और P5 है दोनों के दोनों ट्रू है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में आ रहा है। यहाँ पर तो फॉल्स ट्रू है, और यहाँ पर है दोनों के दोनों फॉल्स, लेकिन हमारे दोनों ट्रू हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। P3 एंड P5 आर ट्रू। तो इतने इजी से बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, बट हमें फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा जानना चाहिए ताकि हम अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया उसको भी अच्छे से टैकल कर सकें। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करते हैं जो JEE मेन 2011 में भी पूछा जा चुका है। तो इस तरह का क्वेश्चन आना पॉसिबल है। बोला गया स्टेटमेंट 1 और कुछ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2 और कुछ स्टेटमेंट है, और जो ऑप्शन है वो बोले इंटरेस्टिंग है। तो आपने अगर इस तरह का पैटर्न नहीं देखा है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। और जो बी और सी ऑप्शन है उसमें स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर S1 मीन्स स्टेटमेंट 1 है ना, स्पेस थोड़ा कम था इसलिए S1 लिख दिया। और सी ऑप्शन में S2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो यहाँ पर हमें सिर्फ स्टेटमेंट सही है गलत है यही नहीं चेक करना है, ये भी चेक करना है कि जो स्टेटमेंट 2 है क्या उसको यूज करके हम स्टेटमेंट 1 बता पा रहे हैं, क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो स्टेटमेंट जो 2 है ना, वो अगर फॉल्स है ना, तो ये स्टेटमेंट 2 ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। तो फॉल्स वाला जो ऑप्शन है वो सिर्फ ऑप्शन डी है, ठीक है। तो अगर बाय लक बाय चांस ये हमारी ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है वो अगर
है ना, फॉल्स हो गई तो हमारा जो एक ही ऑप्शन बचेगा उसको हम क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे। लेकिन अगर ट्रू है तो फिर और भी चेक करेंगे चीज़ें, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n की पावर 7 माइनस n इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इसको अगर हमने ट्रू बता दिया यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना, वहाँ से हम यूज़ कर लेंगे। और फिर हम इसको अगर ये ट्रू बता दिया तो ये भी हमारा, है ना, तो हमारे 3 ऑप्शन आ जाएंगे। और उसके बाद हम स्टेटमेंट 1 के बारे में देखेंगे कि वो कैसे ट्रू करी जा सकती हैं। लेकिन अगर बाय चांस, बाय लक ये फॉल्स आ गया तो हमारा एक ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Pn मान लेते हैं हम, किसको, स्टेटमेंट 2 को, जो दिया हुआ है n की पावर 7 माइनस n इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सीखा था कि सबसे पहले तो यही चेक कर लो कि क्या ये n = 1 के लिए सही है कि नहीं है, वेरीफाई कर लो, ठीक है। तो P1 कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर P1 आ जाएगा, n की जगह 1 पुट करेंगे, 1 की पावर 7 1 माइनस n की जगह तो 1 है ही, तो ये आ गया 0। और आपको पता ही है कि 0 तो डिविजिबल होता है सभी नेचुरल नंबर से, ठीक है। और यहाँ पर 7 है तो 0/7 कितना होगा, 0। डिविजिबल क्यों है, क्योंकि कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि 0 इज डिविजिबल बाय 7। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि n = k के लिए जो भी स्टेटमेंट आएगी pk, ठीक है, उसको हमें मानना है ट्रू। तो n = 1 के लिए, n = k के लिए हमें pk मानना है ट्रू। तो यहाँ पर अगर हम k पुट कर दें तो क्या बनेगा हमारा, देख लेते हैं। तो जो pk है यह आ जाएगा k की पावर 7 माइनस k = 2। तो अब हम मान रहे हैं कि ये ट्रू है, ठीक है। तो दिस इज डिविजिबल बाय 7, ये है, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 7 लैम्डा के फॉर्म में, ठीक है। हमने बायनोमियल थ्योरम में भी देखा था ये कंसेप्ट कि जब भी कोई नंबर या टर्म डिविजिबल है 7 से या 10 से 11 से, जिससे भी, तो उसको हम मल्टीपल ऑफ कोई भी नेचुरल नंबर या कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं। जैसे 35 7 से डिविजिबल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 35 = 7 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, है ना। किसी ना किसी लैम्डा के लिए तो वो सेटिस्फाई होगा ही होगा, डिविजिबल होगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं। तो अभी तो हमने n = k के लिए देखा, n = k+1 के लिए देखते हैं, ठीक है। फॉर n = k+1, तो यहाँ पर जो भी अराइज होगी स्टेटमेंट pk+1, ठीक है, उसको हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर तो हमने एज्यूम किया था, इसको ट्रू मान लिया था, यहाँ पर अब प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो pk+1 क्या होगी स्टेटमेंट, देखते हैं। चलो यहाँ पर है k की जगह हमने n की जगह k पुट किया तो बना k की पावर 7, लेकिन n की जगह अगर k+1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका k+1 की पावर 7 माइनस, यहाँ पर क्या है, n है, n की जगह क्या पुट करना है, k+1। तो इसको हमें अब सोल्व करना है और ये बताना है कि ये है डिविजिबल बाय 7, ठीक है। इसको हम एक कंसेप्ट से सोल्व करना सीखेंगे जिसको बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट, जिसमें हम एक्सपेंशन सीखते हैं। जैसे कि x+y की पावर 3 तक तो हम जनरली याद रखते हैं, लेकिन उससे हायर पावर्स हम कैसे सोल्व करें, तो क्या आता है, x+y की पावर n = हो जाएगा सिग्मा r = 0 to n NCR, जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर कितनी हो जाएगी, n-r, और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर हो जाएगी r, ठीक है। तो ये हम बायनोमियल थ्योरम में सीखते हैं, जो आप सीख लोगे, ठीक है, या सीख लिया होगा कुछ बच्चों ने। तो यहाँ पर हम k+1, तो x की जगह क्या है k, y की जगह क्या है 1, तो इसी को हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा है तो r जो है 0 से n तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा pk+1 क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो NCR, और ये क्या है, n की जगह क्या है 7, तो 7c, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो ये आ जाएगा आपका 7c 0। और फर्स्ट टर्म क्या है, x की जगह यहाँ पर k है,
तो k की पावर हो जाएगी n माइनस आर मीन 7 माइनस 0, तो k की पावर आ जाएगी 7, ठीक है, इनटू जो सेकंड टर्म है y की जगह 1 है तो 1 की पावर r, और r क्या है 0, ठीक है, तो 1 की पावर 0 कितनी हो गई 1 ही हो गई, फर्क नहीं पड़ता 1 की पावर कितनी भी है 1 2 3 4, तो जैसे जैसे r वेरी करेगा तो हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना, कि r कितना हो रहा है, हमें पता है y की जगह 1 है तो उसकी पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा मल्टीप्लाई में, प्लस इसी का ही सेकंड टर्म क्या होगा 7c1, है ना, r की जगह 1 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा k की पावर 6 इंटू 1 प्लस 7c2 k की पावर 5, तो इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, ठीक है, और लास्ट में क्या टर्म बचेगा, सबसे लास्ट में बचेगा, पता ही है आपको r इक्वल टू 0 से n तक जाना है, दैट मीन 7 तक जाना है, तो k की पावर कितनी हो जाएगी n माइनस आर मीन्स 7 माइनस 7 मीन्स 0, ठीक है, और 1 की पावर 7 उससे फर्क ही नहीं पड़ता, और इससे जो पहले वाला टर्म है वो आ जाएगा 7c6 k की पावर 1, ठीक है, माइनस ये वाला टर्म लिखेंगे k प्लस 1, तो ये हमारा एक्सपेंशन होता है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, बहुत ही आसान होता है ये लिखना अगर आपने एक बार सीख लिया है तो। जो 7c0 है 7c0 का वैल्यू होता है 1 और k की पावर 7 इसको लिख लेते हैं k की पावर 7, ठीक है, तो अंदर और क्या बचेगा, यहाँ पर 7c1 को हम लिखते हैं 7, ठीक है, और k की पावर 6 बचेगी प्लस 7c2 ये आ जाएगा आपका 7 इंटू 6/2, तो ये क्या है 7c2, ये आ जाएगा आपका 2 से 6 गया 3 टाइम्स 21, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 21 k की पावर 5, ठीक है, और जो लास्ट वाले टर्म है उनको भी डिकोड कर लेते हैं, 7c6 कितना है 7 होता है, तो ये आ जाएगा 7k, और जो लास्ट वाला टर्म है 7c7 ये होता है 1, और k की पावर 0 ये भी 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और लास्ट में क्या है k प्लस 1, ठीक है, तो ये वाला सिंपली आप सीख सकते हो, बाइनोमियल थ्योरम में सीखते हैं अच्छे से। तो देखो यहाँ पर हमें पता है जो ये 1 है और ये वाला 1 है ये माइनस में है और ये वाला प्लस में है ना, माइनस बाहर है ब्रैकेट के, तो वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में इस तरीके से, ठीक है, और जो बाकी टर्म्स हैं उसको हम ध्यान से देखते हैं, तो k की पावर 7 है और यहाँ पर माइनस k है, तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पर कि जो k की पावर 7 माइनस k है उसको हम 7 लैम्डा लिख सकते हैं, जो हमने माना था कि वो ट्रू है, ठीक है, और जो बाकी के टर्म्स हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें आप देख रहे हो कि 7 हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो हर एक टर्म में 7 आएगा, तो अंदर बन जाएगा k की पावर 6 प्लस 3 k की पावर 5, और लास्ट में भी क्या आ रहा है k, तो जो k है वो भी नेचुरल नंबर ही है, और कुछ ना कुछ ये जो भी आएगा समेशन करके ये एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है, तो इस इंटीजर को मैं बोल दे रहा हूँ कि ये सपोज म्यू है, ठीक है, तो pk प्लस 1 हमारा क्या हो गया है, अब ये आ गया है, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं 7 लैम्डा प्लस यहाँ से लिख सकते हैं हम 7 म्यू, और इसको लिख सकते हैं 7 लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है, तो हम देख पाए कि जो pk प्लस 1 है उसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू लैम्डा प्लस म्यू कुछ ना कुछ इंटीजर ही होंगे, दैट मीन्स pk प्लस 1 जो हमने ये वाली स्टेटमेंट बनाई थी ये भी 7 से डिविजिबल है, दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 हमारी ट्रू है, और ये एक प्रॉब्लम आ गई, अगर फॉल्स होती तो अच्छा हो जाता, लेकिन अब जो ट्रू है ना, उसी की हेल्प से हमें देखना होगा कि जो स्टेटमेंट 1 है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उसको यहीं पर ही देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। स्टेटमेंट 1 के बारे में बात करते हैं, तो क्या यहाँ पर गिवन है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n प्लस 1 की पावर 7 माइनस n की पावर 7 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7, तो यहाँ से भी हम 7 का डिविजिबल ही देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको कुछ और मान लेते हैं, सपोज इसको मान लेते हैं हम qn, ठीक है, तो qn कितना है n प्लस 1 की पावर 7 माइनस n की पावर 7 माइनस 1, है ना, डिविजिबल बाय 7, तो इसको अगर हम यहीं से बता दें कि वो 7 का डिविजिबल है, मीन्स इसको कुछ इस तरीके से लिख दे कि 7 इंटू कुछ इंटीजर आ जाए कॉमन में,
ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर भी किया है। तो हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 हमारी ट्रू होगी। और अगर हम इसका भी यूज कर पाए, ठीक है, जो हमने यहाँ पर देखा है या यहाँ से देखा है, अगर इसका भी यूज कर पाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमें पता है कि जो n+1 की पावर 7 है ना, और यहाँ पर k+1 की पावर 7 माइनस k+1, तो अगर ये k+1 के लिए ट्रू है तो n+1 के लिए भी ट्रू होगी, है ना। जब n इक्वल्स टू n+ है ना 1 रखेंगे, तो यहाँ पे जो ये है इसमें हम इसी तरह का रिजल्ट यूज करने की कोशिश करेंगे, इस तरह का टर्म बनाने की कोशिश करेंगे। उसको हम लिख सकते हैं ना 7 इंटू लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है। ये वाली जो स्टेटमेंट है वो वहीं से तो आ रही है, ठीक है। तो चलिए लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका, चलो इक्वल लगा लेते हैं, तो जो Qn है इसको लिख लेते हैं n+1 की पावर 7, ये तो था ही। और जो ये -1 है इसको भी यूटिलाइज कर लेंगे, तो -n ऐड कर देंगे, माइनस है ना, और +1 ऐड कर देंगे, तो ये आपस में कैंसिल ही हो रहा है, बट इससे कुछ फ़ायदा हो जाएगा वो देखने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो n+1 की पावर 7 और -n और -1, तो इसको इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा n+1, और जो ये वाला टर्म है इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा n की पावर 7 -n, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो k की जगह हम अगर n पुट कर दे तो k की पावर 7 माइनस k, ये क्या है 7 लैम्डा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को, ये वही है जो pk+1 में बना था, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम 7 इंटू सम इंटीजर, ठीक है, सपोज a लिख देते हैं, और यहाँ पर n की पावर 7 -n, तो ये भी 7 से डिविजिबल है, ये हमने एज्यूम ही किया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी हम मान लेंगे कि -7b, ठीक है। तो 7a -b, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 7 हमने कॉमन ले लिया, तो a -b भी कुछ इंटीजर ही होगा, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि हाँ ये 7 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। तो और हम स्टेटमेंट 2 को यूज करके हम स्टेटमेंट 1 को भी ट्रू बता रहे हैं, दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, जो जेईई मेन 2004 में पूछा गया है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आने का पॉसिबिलिटी है जो आपके एग्जाम में। लेट sk इक्वल्स टू 1 + 3 + 5 प्लस अप टू 2k - 1 इक्वल्स टू 3 + k², देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पर A B C D आपके पास 4 ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया S1 इज करेक्ट, सेकंड में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैन बी यूज टू प्रूव द फॉर्मूला, थर्ड में है SK इम्प्लाइज SK+1, तो इसमें क्या करेंगे, SK को हम ट्रू मानेंगे और फिर देखेंगे कि वो इम्प्लाई कर रहा है क्या कि SK+1 भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम सीखते ही आए हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, और SK नॉट इम्प्लाइज SK+1, ठीक है। तो ये ट्रू होगा या नहीं होगा, वो उसमें से हमारा ऑप्शन C और D मैटर करेगा। तो सबसे पहले हम S1 चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो Pn है, तो यहां पर S1 क्या होगा आपका, देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में तो जो 1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म को, है ना, 1 टर्म कंसिडर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी हो गई है यहाँ पर 1, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में k की जगह हम 1 पुट कर देंगे, 3 + k² मीन्स 1² मीन्स 3 + 1² क्या होगा, 1 ही होगा, तो 3 + 1 4, तो RHS तो हमारी आ गई है 4 और LHS क्या है 1, तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं RHS नॉट इक्वल टू LHS, और ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का फर्स्ट स्टेप भी है, ठीक है। तो ये तो करेक्ट नहीं है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज किया जा सकता है, लेकिन उसका फर्स्ट स्टेप ही अगर रॉन्ग हो गया, वेरिफिकेशन स्टेप, तो फिर कैसे यूज करेंगे, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब C और D पे बात करते हैं, तो C और D के लिए क्या करना है, SK, ठीक है, इसको ट्रू मानते हुए चलना है, लेट SK2 बी ट्रू, जो हमारा सेकंड स्टेप होता है। और SK
हमारा क्या बनेगा, यही बनेगा, ठीक है, ये एस के ही लिखा हुआ है बेसिकली। तो यहाँ पर हम 1 + 3 + 5 + 2k - 1 = 3 + k², इसको लिख लेते हैं। और यहाँ से ये इंप्लाई कर रहा है एस के प्लस 1 भी ट्रू होगा, जो थर्ड स्टेप होता है इंडक्शन स्टेप। तो उसमें हम चेक कर लेंगे कि एस के प्लस 1 क्या आएगा, और फिर इसकी हेल्प से चेक करेंगे कि वो ट्रू होगा या नहीं होगा, है ना, एस के प्लस 1 वाला स्टेप। तो एस के प्लस 1 में क्या होगा, 1 + 3 + 5। तो आपको पता ही है यहाँ तक तो हमें जाना ही है 2k - 1 तक। तो ये तो हमारा के टर्म्स हो गए, ठीक है, लेकिन हमें जाना है k + 1 पे। दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, k + 1 लिखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप अलग से भी सोल्व करना चाहे तो कर सकते हो, 2k + 1 - 1, तो ये आ जाएगा 2k + 2 - 1, तो 2k + 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका k + 1th टर्म, तो 2k + 1 हम लिख लेंगे = 3 + k की जगह लिख देंगे k + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर एस के इम्प्लाइज एस के + 1 ट्रू होगा कि नहीं होगा, तो ये वाली जो वैल्यू है ना एस के की 3 + k², इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं इतने टर्म्स में। तो 3 + k², इसको इनफैक्ट लिख लेते हैं LHS, है ना, इसको तो बताना ही है कि ये ट्रू होगा या नहीं होगा, + 2k + 1, है ना। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, k² + 2k + 1 + 3 अलग से। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली k + 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है +3, और ये तो हमारा RHS के इक्वल ही आ गया है जो एस के + 1 की है। तो इसको लिख देंगे हम = RHS। दैट मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं एस के इम्प्लाइज एस के + 1। हमने देखा कि यहाँ पर S1 तो करेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी एस के मीन जो सेकेंड स्टेप है उससे हमारा थर्ड स्टेप तो प्रूव हो ही रहा है, ठीक है। हालांकि हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैट एस के इम्प्लाइज एस के + 1। क्लियर है इतनी बात। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व करते हैं, जो जेईई में 2002 में पूछा गया है। इफ an = रूट के अंदर 7 + √7 + अगेन √7 + इस तरीके से चलते जा रहे हैं, हैविंग n रेडिकल साइंस। तो यहाँ पर कितने रेडिकल साइंस हैं, n, ठीक है। तो 1 रूट, सेकेंड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, अप टू n रूट, ठीक है। देन बाय मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन विच इज ट्रू। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स हैं। an इज ग्रेटर देन 7, तो जो an लिखा हुआ है वो 7 से ग्रेटर है। an इज ग्रेटर देन 3, an इज लेस देन 4, an इज लेस देन 3, और सभी के सभी फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए हमें चेक करना है कि an का वैल्यू कौन से ऑप्शन में सही बैठ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ जनरलाइज कर लेते हैं चीज़ें, है ना। सबसे पहले तो a1 ही कैलकुलेट कर लेते हैं हम, क्या होगा। a1 मीन्स जब n रेडिकल साइन नहीं, एक ही रेडिकल साइन होगा, ठीक है, फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर ये सभी खत्म हो जाएंगे, मीन्स a1 के लिए हम क्या यूज करेंगे, √7। तो √7 की जो वैल्यू है उसको थोड़ा सा देखते हैं कहाँ पर लाई करेगी। हमें पता है अगर √4 है तो √4 कितना होता है 2, √9 है तो उसकी वैल्यू होती है 3, रूट अगर 16 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी 4, ठीक है। तो जो √7 है वो किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 4 और, है ना, √4 और √9 के बीच में है 7, 4 और 9 के बीच में होता है 7। दैट मीन्स उसके रूट की वैल्यू भी 2 से 3 के बीच में वेरी करेगी। दैट मीन्स ये डेफिनेटली 3 से तो छोटा होगा ही होगा। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर आप देखते ही इसको ये मत लगा देना, क्योंकि हम ये सिर्फ a1 की बात कर रहे हैं। अभी a2 को भी देख लेते हैं एक बार क्या होगा। a2 का मीन्स है कि 2 रेडिकल साइन है, ठीक है, √7 + √7, तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो √7 है वो 3 से कम ही है डेफिनेटली, ठीक है, वहां पर हमने चेक किया अभी। तो जो ये 7 + √7 है, √7 3 से कम है, दैट मीन्स 7 + √7 √10 से कम होगा। ये अंदर का वैल्यू है ना, 10 से कम होगा। तो इसका रूट
कितना होगा, है ना, ये अंदर 10 है, 10 से भी कम ही है इनफैक्ट। तो मान लेते हैं कि √9 और √16 के बीच में कहीं √10 की वैल्यू लाई कर रही होगी। दैट मीन्स ये 3 और 4 के बीच में होगा। दैट मीन्स डेफिनेटली ये 4 से तो छोटा होगा ही होगा। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं A3। तो इसका मतलब क्या है, √7 प्लस अंदर में √7, 3 बार 7 आया मीन्स 3 बार रूट आया, है ना, 3 रेडिकल साइन। तो जो ये है 7 प्लस √7, हमने अभी देखा कि ये 4 से कम है, ठीक है। तो 7 प्लस 4 इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 11 से कम, क्योंकि ये खुद ही 4 से कम है। तो 7 प्लस 4 मीन्स 11 से कम ही होगा रूट के अंदर। तो 11 से कम है अगर रूट के अंदर, दैट मीन्स 9 और 16 के बीच में ही है वैल्यू। तो 16 से छोटा ही है, दैट मीन्स ये भी 4 से छोटा ही है, ठीक है। और अगर आप A4 A5 भी चेक करोगे तो आप देखोगे, क्योंकि अब ये वाला वैल्यू 4 से छोटा है, ठीक है, तो जब भी हम उसकी जगह पुट करेंगे तो 7 प्लस 4 से छोटा ही आएगा वो, ठीक है। अब ये तो हमारी हो गई A1 A2 A3, तो यहाँ से भी हम ऑप्शन 1 लगा सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं यूटिलाइज करके, जनरलाइज करके। तो n = k के लिए हम चेक करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो A1 है A2 है। अब अच्छा ये है जो A1 है इसको भी तो हम <4 ही लिख सकते हैं, ठीक है। हमें पता है <3 तो है, लेकिन <4 भी लिख सकते हैं ताकि हम जनरलाइज कर सकें, ठीक है, कि सारे के सारे जो टर्म्स है वो 4 से कम ही आ रहे हैं ना। तो लेट अस से जो AK है वो भी 4 से कम है, कोई भी जनरल टर्म, ठीक है। अब अगर हमें ये चेक करना हो कि जो AN है ना, वो भी हमारा 4 से छोटा होगा या जिससे भी छोटा होगा, तो ये किसके लिए आया, 4n = k। तो इसको तो हम ट्रू मानते हैं, ठीक है, ये तो है, हमने देख लिया यहाँ पर जनरलाइज करके। तो हम अब चेक करेंगे 4n = k + 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह का सिस्टमेटिक है। अगर आप यहाँ पर n = k + 1 पुट कर दे तो यहाँ पर कितने रेडिकल साइन आ जाएंगे, k + 1, ठीक है। तो अगर हम एक को छोड़ दें तो जो बाकी के हैं उनको क्या बोलेंगे, AK, ठीक है। k यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, AK + 1 को क्या लिख सकते हैं हम, उसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 7 + AK। क्लियर हुई बात? तो जो k + 1 थे टोटल, उसमें से हमने AK अलग से लिख लिया और एक टर्म अलग से लिख लिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो AK है वो तो डेफिनेटली 4 से छोटा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि AK 4 से छोटा है, तो 7 + 4 ये भी 11 से छोटा ही होगा, और 11 से छोटा है रूट के अंदर, दैट मीन्स 4 से ये छोटा ही होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो AK + 1 है वो भी 4 से डेफिनेटली छोटा ही होगा, ठीक है। तो AK के लिए मीन्स किसी भी K के लिए वो 4 से छोटा है, तो AK + 1 भी 4 से छोटा है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये जो AN है वो भी 4 से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लगा सकते हैं, बहुत ही विदाउट डाउट के, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, जो JEE एडवांस 1985 में पूछा गया है। तो उस टाइम पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एडवांस पेपर में, है ना। तो ये कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही था। यूज मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव that 2 × 7 की पावर n + 3 × 5 की पावर n - 5 is divisible by 24 for all n greater than 0, ठीक है। तो 0 से किसी भी n बड़े के लिए हमें ये प्रूफ करना है कि ये डिविजिबल बाय 24 है, ठीक है, और यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम n = 1 के लिए चेक करेंगे, ठीक है, स्टेप 1 जो हमारा है। तो n = 1 के लिए हम देख पा रहे हैं कि जो ये है ना, इसको हम Pn बोल देंगे, ठीक है। तो जो Pn है मीन्स हमारा जो P1 हो जाएगा, n की जगह 1 पुट करके, ये आ जाएगा आपका 2 × 7 की पावर 1 + 3 × 5 की पावर 1 - 5। तो 2 × 7 मीन्स 14 + 3 × 5 मीन्स 15 - 5। तो 15 - 5 मीन्स 10, और 14 + 10 कितना हो जाएगा, 24।
तो n इक्वल्स टू 1 के लिए तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये 24 आया और वो 24 से डिविजिबल ही होगा, ठीक है, ऑफ कोर्स। तो फॉर n इक्वल्स टू k के लिए हम एक ट्रू स्टेटमेंट मान लेते हैं, पी के इज ट्रू, ठीक है, लेट लिख लो या एज्यूम लिख लो। तो यहां पर n इक्वल्स टू k के लिए क्या स्टेटमेंट बनेगी, देखो जो पी के है वो हमारा आ जाएगा, n की जगह k पुट करो तो 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 3 इंटू 5 की पावर k माइनस 5, ठीक है। और ये डिविजिबल बाय किससे है, 24 से। तो एक और हमने क्वेश्चन किया था डिविजिबिलिटी वाला, तो इसको कैसे लिख देंगे, 24 इंटू लैम्डा, ठीक है, 24 का मल्टीपल होगा ये कुछ भी। तो अब बात करते हैं हम फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 क्या आएगा, ठीक है। तो पी के प्लस 1 जो भी आएगा उसको हमें ट्रू प्रूफ करना है ना, वो कि वो सही होगा। तो क्या आएगा देख लेते हैं, 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 1 माइनस 5, ठीक है। तो ये जो भी आया इसको हमें 24 से डिविजिबल दिखाना है, दैट मीन्स 24 का मल्टीपल दिखाना है यूजिंग स्टेप 2 का रिजल्ट, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं क्या बनेगा। अब हमें पता है कि 2 इंटू 7 की पावर k हमारे इस रिजल्ट में है, तो यहाँ पर भी हम उसी तरह के टर्म्स बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 की पावर k अलग कर लेंगे, 7 की पावर 1 अलग कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 की पावर k इंटू 7। सिमिलरली यहाँ पर 3 इंटू 5 की पावर k इंटू 5, ठीक है, माइनस 5। तो यहाँ से 2 इंटू 7 कितना बनेगा, 14, ठीक है। लेकिन उसको हम 14 ना लिख के कुछ और लिखने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरीके से कि 2 हमारा 7 के साथ, 7 की पावर k के साथ अलग से कॉमन आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 12, ठीक है। अल्टीमेटली तो 14 ही लिखा हुआ है और अंदर बाहर क्या आ जाएगा, 7 की पावर k। तो बेनिफिट यह होगा कि 2 इंटू 7 की पावर k हम अलग से ले सकते हैं और 12 इंटू 7 की पावर k अलग से ले सकते हैं, ठीक है, उसका भी बाद में सोचेंगे। सिमिलरली यहाँ पर 3 इंटू 5 है 15, तो इसको भी क्या लिखेंगे, देखो 3 के है ना, 3 के साथ है 5 की पावर k, तो 3 हम अलग लिखेंगे जैसे हमने 2 लिखा। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 3 प्लस 12 इंटू 5 की पावर k माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो भी हमें वहाँ से यूज करना है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 3 इंटू 5 की पावर k माइनस 5। तो इसको तो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं कि ये 24 लैम्डा है, दैट मीन्स ये तो डिविजिबल होगा ही होगा। अब आगे बात करते हैं, तो 12 इंटू 7 की पावर k इसको हम अलग से ले लेते हैं, ठीक है, 12 इंटू 7 की पावर k, और यहाँ से भी आएगा 12 इंटू 5 की पावर k, तो 12 बाहर लिख लो और प्लस 5 की पावर k, ठीक है। अब इसका तो हमें पता है कि ये 24 से डिविजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर है ये तो बाहर 12 ही है, ठीक है। तो इसका क्या करें, हमें तो 24 से डिविजिबल दिखाना है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि जो 7 की पावर k है प्लस 5 की पावर k है, तो यहाँ पर आप k कुछ भी ले लो, ये हमेशा समेशन इवन नंबर ही बनेगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। k इक्वल्स टू 1 ले लो सिंपल सा, तो ये बनेगा 7, ये बनेगा 5, ठीक है। तो 7 5 12, तो कुछ भी इवन नंबर बनेगा। और इवन नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, इवन नंबर को हम हमेशा लिख सकते हैं, अच्छा लैम्डा तो हम यूज कर चुके हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 म्यू, है ना, या 2 किसी भी, है ना, म्यू क्या है यहाँ पर, कोई भी इंटीजर। तो इस इवन नंबर को हम 2 म्यू लिख सकते हैं। तो इस पूरे को ही हम क्या लिख सकते हैं, 24 लैम्डा प्लस 24 म्यू, ठीक है। तो 24 यहाँ पर आ गया लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो पी के प्लस 1 है ना स्टेटमेंट ये जनरेट हुआ था, ये भी हमारा 24 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो इस तरीके से आप उस टाइम पे अगर होते तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर पाते, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की स्टेटमेंट्स को प्रूफ करना है ना, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के वो पूछ लेते हैं। तो इसीलिए आपको सभी तरह के क्वेश्चंस करने आने चाहिए। जब भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत इजीली इसको एग्जाम में कर सकते हैं। आई होप आपको इस चैप्टर के कंसेप्ट और क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे।
आगे हम मिलेंगे इस चैप्टर के डाउट सेशन में। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।